हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें उसका 13वां चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। देखो, कॉलोनियलिज्म का मतलब ये हो गया जब भारत को अधीन किया था ब्रिटिशर्स ने अपने, तो इंडिया जो था एक कॉलोनी बन गया था। किसकी कॉलोनी बन गया था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गया था एक तरीके से। और उसमें कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ट्राइबल लोग रहते थे, यानी आदिवासी लोग रहते थे। वो ज्यादातर फॉरेस्ट के एरियाज में रहते थे जहां से जंगल से अपना सामान लेते थे। तो आज हम ट्राइबल लोगों के ऊपर फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली सोसाइटी कैसी थी। तो जो ट्राइबल सोसाइटी थी इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। सेंसस होता है 10 सालों बाद, जो पॉपुलेशन की जनसंख्या की जो एक आपको एक वैल्यू देता है 10 इयर्स के बाद, उसे हम सेंसस बोलते हैं। तो 1991 एडी में जब सेंसस हुआ तो ट्राइबल लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन थी। इसमें से सबसे ज्यादा लोग जो थे वो कहाँ कहाँ पर रहते थे मैं आपको बता देती हूँ। कौन कौन सा एरिया आता था उसको याद करने का एक तरीका है जो कि है BORG और M करके आप याद कर सकते हो। अब बी से जो एरिया आ जाता है वो आ गया हमारा बिहार। ये वाला एरिया, बिहार में सबसे ज्यादा लोग रहते थे। ओ से आ जाता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग रहते थे। आर से आ जाता है, एक ही स्टेट बचता है, राजस्थान। राजस्थान में रहते थे। BOR, उसके बाद आ जाता है जी, बोर जी। जी से मतलब गुजरात में सबसे ज्यादा लोग रहते थे ट्राइबल लोग। और एम से आ जाता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इन इलाकों में, ये वाले इलाकों में और स्पेशली इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग रहते थे। तो आप इसको याद करने के लिए जो स्टेट्स है, अगर स्टेट्स की बात की जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं BORG करके एम। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग रहते थे। इसके अलावा ट्राइबल लोग कुछ छोटी छोटी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी रहते थे। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिक्किम, ये वाला। सिक्किम के अंदर रहते थे ज्यादातर लोग। यहाँ पर गोवा के अंदर ट्राइबल लोग रहते थे। मिजोरम के अंदर ट्राइबल लोग रहते थे, ये आ गया मिजोरम हमारा। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली के अंदर रहते थे। उसके अलावा ये लक्षद्वीप आ गया, यहाँ पर भी ट्राइबल लोग रहते थे। अब ये जो ट्राइबल लोग हैं ये कौन कौन सी नाम से जाने जाते थे? जैसे ट्राइबल लोगों के जो नाम है वो आ गया गोंड, भील, संथल्स और वैसे ही मीजो। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ट्राइबल लोगों के जो नाम है बेसिकली वो है MS, मिस जैसे हम लगाते हैं, किसके आगे लगाते हैं? BG के आगे लगा लीजिए। तो इसमें कौन कौन से नाम आ जाएंगे? जी से आ गया गोंड, बी से आ गया भेल, भेलपुरी से याद रखना भेल, वैसे भील बोलते हैं इसे। उसके बाद आ जाते हैं संथल, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं मिजोरम में रहने वाले मिजो लोग। तो MSBG करके आप नाम याद कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में पाए जाते थे, जी से गॉड, जी से गॉन्ड याद रखना, गॉड से गॉड याद रखना, वो सबसे ज्यादा पाए जाते थे। बाकी सब लोग भी थी, ट्राइब्स थी, लेकिन वो कम पॉपुलेशन वाली थी। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में रूल करने लगे तो उन्होंने इनकी लाइफ के बारे में और इवन इंडियंस ने इनके बारे में जानने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर जंगलों में रहते थे और वहां से अपना रहन सहन, निवारण वगैरह सब कुछ करते थे। तो अब क्या हुआ कि जो ट्राइबल लोग हैं सबसे ज्यादा वो कौन से एरिया में रहते थे? सबसे ज्यादा वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे। तो 63% जो ट्राइबल लोग हैं वो माउंटेन्स में रहते थे। अब 3 को कैसे याद करना है? 63 को M हम ऐसे लिखते हैं ना, तो M को उल्टा कर दो, 63 आ जाएगा। कुछ लोग 2.2% जो हैं वो रहते थे आइलैंड्स में, ये छोटे छोटे द्वीप जिसे हम कहते हैं, वहां पर ऑलमोस्ट 2.2% ट्राइबल लोग रहते थे। और बाकी ये जो सेमी एरिड एरिया है, यहाँ पर बाकी की पॉपुलेशन आप ये कह सकते हैं 1.6% जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे, जिसे हम सेमी रीजन्स बोलते हैं। बाकी ट्राइबल्स जो है वो गांव में भी रहते थे, अर्बन एरियाज में भी रहते थे। और रहते किस तरीके से थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ट्राइबल लोगों को रहने के लिए, ये देखिए यहाँ पे ट्राइबल लोग कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, उसका मैप है। ये ट्राइबल लोग है, उनकी एक पिक्चर है, शायद आपने देखी भी होगी। अब ट्राइबल लोग ऐसे हट्स के अंदर रहते थे, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटी छोटी कुटिया बनाकर वो रहते थे। इसमें 1 या 2 कमरे की हट होती थी, जो ज्यादातर ऐसा नहीं होता था कि प्लान करके कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक घर यहाँ पर हो गया, दूसरा घर यहाँ पर हो गया,
तीसरा घर यहाँ पर हो गया, मतलब अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन थी, जहां झोपड़ी की जगह मिली वहां पर डाल दी। अब लेकिन एक खास बात इन झोपड़ियों की ये होती थी कि ये ऐसी 2 लेन्स के अंदर या ऐसे करके 4 लेन्स के अंदर अगर वो रह रहे हैं तो उनके घर जो है वो आमने सामने होते थे, एक दूसरे को फेस कर रहे होते थे, जैसे आजकल प्लानिंग में होता है, एक घर के सामने दूसरा घर, इसके सामने एक और घर यहाँ पर बस जाता था, इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो लोग रहते थे, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करते थे, तो इसीलिए ये जो कुदरत में सामान मिलता था उसी से अपना रहन सहन व्यतीत करते थे। मतलब दूध दही के लिए ये शीप का यूज करते थे, कपड़े के लिए गोट्स का यूज करते थे, गाय का यूज करते थे। मतलब इनको पालतू बना के रखा था। जब पालतू बना के रखते हैं तो हम इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट कर लेना मतलब पालतू बना के रख लेना। तो ये शीप होगी, गोट्स हो गई, उनको डोमेस्टिकेट करके रखते थे, नेचर पे डिपेंड करते थे। और उनके जो मेन काम होते थे वो ये हो गया कि चलो शिकार पे चले जाना, हंटिंग कर लेना, जाके खाना इकट्ठा कर लेना, फिशिंग कर लेना अगर कुदरती वहां पर पानी है, या फिर जंगल में थोड़ा सा एरिया जो है वो अपने रहन सहन के लिए वहां पर खेती कर लेना, प्लोइंग कर लेना, ये उनके मेन काम होते थे। अब जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो मेन यूनिट होता था, बेसिक जो यूनिट होता था वो होता था उनका परिवार, मतलब फैमिली उनका बेसिक यूनिट होता था, जहां पर जो औरतें हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। कैसे? देखो, वो रोटी भी बनाती थी औरतें, लकड़ के लिए सामान भी इकट्ठा करती थी, कपड़े धोना, डस्टिंग करना, वो सब ये काम करती थी। इसके अलावा जो मर्द थे उनकी भी जाके मदद करती थी, खेती बाड़ी करने में, बीज बोने में, फसल काटने में। तो बेसिकली उनका मेन काम यही था कि यार सब लोगों की मदद करना, एक साथ रहना। जो मेन लोग थे, जो आदमी लोग थे, उनका काम था जाके लक्कड़ काट के लेकर आना, जो फील्ड्स है, जो खेत है, उनको लेवल करना, ठीक है, और प्लोइंग करना, मतलब ये कि गाय भैंसे लेके जो खेत है उसको प्लो कर देना, अच्छे तरीके से वाह देना जिसे हम बोलते हैं। अब क्योंकि जो विमेन है वो मर्दों की मदद करती थी पैसे कमाने में, और साथ ही साथ और बाकी के घर काम करने के लिए, इसीलिए जो मर्द लोग हैं वो एक से ज्यादा शादी करते थे। तो जब आप मोर देन वन मैरिज कर लेते, एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब आप एक से ज्यादा औरतें जो है वो बीवी बनाकर रख रहे हैं वहां पर अपने पास, क्योंकि औरतों का एक मेन काम होता था कि सब जगह मदद आ जाती थी उन लोग की, तो इसीलिए वहां पर पॉलीगैमी बहुत ज्यादा चलती थी। दोबारा बता रही हूँ, पॉलीगैमी का मतलब ज्यादा से ज्यादा शादियां करना, ज्यादा से ज्यादा औरतें रखना। अब बात करते हैं जो ट्राइबल सोसाइटी है 19th सेंचुरी की, उसमें क्या चेंजेस आए, इकोनॉमिक मतलब पैसे को लेके क्या चेंजेस आए। जब मैं 19th सेंचुरी की बात करती हूँ, इसका मतलब होता है 1800 से लेके 1899 तक की मैं बात कर रही हूँ, ये होती है 19th सेंचुरी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर मैं 21st सेंचुरी में बोलूं, हम लोग अभी रह रहे हैं, तो ये कौन से साल से कौन से साल के बीच का टाइम होगा। चलिए, अब ये जो 19th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, तो क्या हालात बने थे। जब 19th सेंचुरी आई और ब्रिटिश रूल जो है वो एक्सपैंड होने शुरू हो गया, उस टाइम पे जो ये ट्राइबल लोग थे ये बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इनकी लाइफ के ऊपर भी असर करने लगा। मतलब उन्होंने सिर्फ कॉलोनी नहीं बनाया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, वो जंगलों तक में पहुंच गए थे वहां से रॉ मटेरियल लेने के लिए, सामान लेने के लिए। मतलब इनकी चलती फिरती लाइफ को उजाड़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी सोसाइटी में, पैसे में, रहन सहन में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। अब एक आदमी शांति से रह रहा है, आप उसे शांति से रहने नहीं दे रहे, जाके छेड़खानी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो लोग एजिटेट होंगे, गुस्सा होंगे ही होंगे। उनकी जो स्थिर लाइफ है वो हिलडुल जाएगी। ब्रिटिशर सिर्फ अपने मतलब के लिए इनको यूज करते थे, उनको वहां के एरिया से जाके मैक्सिमम पैसा कमाना था। और वो पैसा कैसे कमा सकते थे, ट्राइबल लोग तो उन्हें कुछ दे नहीं रहे थे, लेकिन जिस एरिया में वो रह रहे थे, जंगल वाले एरिया में, वो लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करने का सोचा, ब्रिटिशर्स बोलते अरे ये जमीन का हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर जो फसलें सबसे ज्यादा पैसा देती हैं वो वाली उगाने के लिए उनको लेबर रख लिया कि आप ये वाली फसलें उगाओ। जैसे यहाँ पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं फसलें की, इसे हम ओपियम बोलते हैं। उन्होंने ओपियम की खेती बाड़ी करवानी शुरू कर दी। आपने शायद ये फसल देखी होगी, और साथ ही साथ जो नीला रंग आता है उसकी एक फसल होती है इंडिगो।
तो उन्होंने बोला ये ओपियम और इंडिगो की जो फसलें हैं आप यहाँ पे उगानी शुरू कर दो। इस वजह से जो ट्राइबल लोग हैं वो वहां पे लेबरर्स के तरीके से काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी तनख्वाह पगार भी बहुत कम थी, मतलब अपना रहन सहन छोड़कर उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए काम करना शुरू किया। और वहां पे भी उनको ज्यादातर लोन में डूबे रखते थे, उनके जो पैसे थे वो कम देते थे, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी, पैसे को लेके जो लाइफ थी वो बिल्कुल उसमें गिरावट आ गई थी। तो जो ट्राइबल लोग हैं उनको बहुत गुस्सा, उनके अंदर आक्रोश भरना शुरू हो गया था। मतलब वो कहते हैं ये ब्रिटिशर्स कर क्या रहे, अंग्रेज लोग हमारी जिंदगी के साथ कैसा सा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वजह से इन स्थितियों में जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी, मतलब उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया नहीं, भारत की अगर बात की जाए, दुनिया में भी हुआ था, लेकिन भारत में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो अलग अलग जगह पे जो ट्राइबल लोग रहते थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब अलग अलग जगह पर कहां कहां पर रहते थे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं भेल खाने की। मैं भेल खाने मध्य प्रदेश गई थी, वैसे इसे भील ट्राइब बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते थे वो थे भेल, से याद रखना, भील ट्राइब। वैसे ही मुंडा लोग जो है, बिहार के जो लोग होते हैं उसे हम मुंडा बोल देते हैं, तो मुंडा जो है वो बिहार में रहता था। ओडिशा के अंदर ओ से गॉड भी बनता है, जीओडी गॉड बनता है ना, ओ से गॉन्ड जो थे वो ओडिशा के अंदर रहते थे। यहाँ पर आपको मेघालय दिखाई देगा, ये वाला एरिया जो मेघालय, मेघ से जो बना हुआ एरिया है, वहां जाकर लोगों को खांसी आ जाती है, तो याद रखना खासी लोग जो है वो यहाँ पर मेघालय में रहते थे। मेघ, खांसी आ जाती है कई बार क्योंकि गले में अड़ जाते हैं, तो मेघालय में खासी लोग रहते थे। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया बिहार में मुंडा रहते थे, तो मुंडास और संथल लोग जो थे वो भी यहाँ पर रहते थे सबसे ज्यादा। बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि बंगाल के अंदर, इन दोनों एरियाज में रहते थे जो ये संथल लोग थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि अलग अलग लोगों ने कहाँ कहाँ पे बगावत करनी शुरू की। सबसे पहले हम ये नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है इंडिया का, इसको एक बार नक्शे पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है जहां पर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ के पहाड़ों का नाम भी उन ट्राइबल लोगों के नाम पे ही रखा गया है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था, ये एरिया जो है इसे नॉर्थ ईस्ट कहलाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर, ये कौन सी स्टेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर खासी आती है, तो जो खासी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिल्स थे, कुछ पहाड़ थे इस एरिया में। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि यहाँ से लेकर, कौन सा एरिया है, जैंतिया एरिया से लेकर हमारे पास जो गारो हिल्स है वो सारे के सारे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया वो पहाड़ों में भी रहते थे। तो ये मेघालय का नक्शा है और मैंने आपको ये वाला एरिया बता दिया। मेघालय में भी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एग्जैक्टली रिवोल्ट हुआ था, इस एरिया के अंदर, याद रखिएगा। तो जैंतिया से लेके वो बोले गारो का जो हिल्स का एरिया है वो हमारा होगा। तो यहाँ पे जो लीडर उभर के आए थे इन सबके, वो थे, उनका नाम था तीरुत सिंह। तीरुत सिंह जी ने मेघालय में बोला खासी लोगों को मैं लीड करूंगा, मैं रिवोल्ट करवाऊंगा। उनका मेन मकसद ये था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको अपने एरिया से खगाड़ के बाहर फेंक देना। अब हुआ क्या, 5 मई 1820 को, 1820 को जो खासी लोग थे उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे जो गारो के लोग हैं, गारो एरिया के जो लोग हैं, कि हमें आपकी मदद चाहिए। और आपकी मदद से खासी और गारो और जैंतिया तीनों ट्राइब्स यहाँ पर रहती है। तो गारो और खासी के लोगों ने, जी और जीके के लोगों ने बोला कि यार ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको खगाड़ के हम लोगों ने बाहर फेंक देना है। 1820 की बात है कि उन्होंने बोला कि गारो के लोग आप हमारी मदद करो, और ये जो यूरोपियंस हैं, ये जो बंगाली लोग इधर आए हुए हैं जो हमारा फायदा उठा रहे हैं, हम इनको खगाड़ के बाहर फेंक देंगे। उसके चलते उन्होंने यहाँ पर जितने यूरोपियन लोग रहते थे, ब्रिटिशर्स लोग जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी जहां जहां पे रहन निवास था वहां पर आग लगा दी। अब जो तीरुत सिंह थे, वो यहाँ के जो लोग हैं, वहां पे और भी ट्राइब्स थी जैसे भोत्स, वैसी और भी ट्राइब्स थी सिंगफोज, भोत्स और सिंगफोज, ये याद रखना। वो कहते हैं इन दोनों एरियाज को हमने, ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो कबीले हैं, इनको हमने ब्रिटिशर्स से आजाद कराना है। तो इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया और तीरुत सिंह ने 10,000 लोगों की एक आर्मी तैयार की कि चलिए हम जाकर इनसे लड़ते हैं।
तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, सब कुछ नया था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आकर जो खासी लोग थे उनके जंगलों को आग लगानी शुरू कर दी, क्योंकि खासी लोगों ने गारो लोगों की मदद करके यूरोपियंस के घरों को आग लगाई थी। ब्रिटिशर्स ने वापस, अंग्रेजों ने वापस खासी के जो गांव थे, गांव के गांव जलाने शुरू कर दिए, और आखिर में तिरुत सिंह को सरेंडर करना पड़ा कि मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं हथियार डाल देता हूँ। अब जब ये रिवोल्ट चल रहा था, बगावत चल रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जब खासी की बगावत थी, इस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सिंह फोर्स से भी मदद मांगी गई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी बगावत शुरू कर दी थी, ये बोले हम भी बगावत करेंगे। तो जो खासी लोग हैं, पहले वो गारो के साथ जुड़े, फिर खासी लोग जो थे वो सिंह फोर्स के साथ जुड़े, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें और लोगों की भी मदद चाहिए होगी, जैसे गारो की भी मदद चाहिए होगी, नागालैंड में जो लोग रहते हैं नागास की भी मदद चाहिए होगी। ये देखो, ये पूरा एरिया जो है ये कबीलों में बटा हुआ है। गारो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, खासी लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जैंतिया लोग भी यहाँ पर रहते हैं, भोई ट्राइब भी यहाँ पर रहती है। तो ये सारी ट्राइब जो हैं, इन्होंने मिलकर, कबीलों ने बोला, इवन यहाँ पर और भी आपकी कुछ बुक में दिया हुआ है, खमतीज हो गए, गारो हो गए, नागालैंड के नागा लोग जो हैं, खमतीज ने जो रिवोल्ट है वो चालू कर दिया था यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो पहले खासीज ने शुरू किया, इन लोगों ने शुरू किया, उसके बाद जो शुरू किया वो था सिंह फोर्स ने शुरू कर दिया। अभी ब्रिटिशर्स उनसे लड़ ही रहे थे, 1820 की बात है, उन लोगों से लड़ रहे थे कि सिंह फोर्स बोले हम भी करते हैं। तो उन्होंने जाकर, जो सिंह फोर्स है, बाकी कबीलों को मदद मांगकर उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है असम के अंदर, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया कि असम के अंदर जाकर हम आप पे हमला करेंगे। तो ये वाला जो एरिया है, ये बीच वाला, ये वाला असम का एरिया, तो आसपास के एरियाज ही हैं। तो उन्होंने यहाँ से निकलकर, कहीं ना कहीं इधर से निकलकर, मतलब पूरे एरिया में रिवोल्ट चल ही रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ से निकलकर चुपचाप असम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स के ऊपर। आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए, ये वाला जो एरिया है ये मेघालय आ गया, मेघालय से बढ़ते बढ़ते वो लोग असम की तरफ चलने शुरू हो गए कि हम यहाँ पर जाकर भी अटैक करेंगे, मतलब ये हमारे एरिया से तो निकल ही नहीं रहे, तो हमें बाहर बढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एरियाज हैं और भी जो मैंने हाईलाइट रेड से किया हुआ है, वो बेसिकली जो एरिया है वो नागालैंड का एरिया आ जाता है, ये वाला एरिया। यहाँ पर मैं नागालैंड लिख देती हूँ, और यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी। ये वाला जो एरिया है ये है मेघालय का, ठीक है। और ये बीच में जो सबसे बड़ा एरिया है ये है असम का। अब नागालैंड क्यों आया मैं आपको बताऊंगी, बट अब ये रिवोल्ट करने के लिए असम तक पहुंच गए थे। अब असम जब ये लोग पहुंचे, ये ब्रिटिशर्स के साथ लड़ नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास तो मॉडर्न टेक्निक की आर्मी थी, वेपन्स थे, हथियार थे, तो इनको हाथ डालने पड़े। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि 1839 के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने फिर बगावत कर दी, और ब्रिटिशर्स का जो एम्बेसडर था कर्नल वाइट, उनके ऊपर अटैक कर दिया। 39 में, याद रखना, कर्नल वाइट के ऊपर अटैक कर दिया, और भी अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया। उसके चलते अभी ये चल ही रहा है, अटैक हो रहे हैं नहीं हो रहे। 1844 के अंदर ये जो नागालैंड है, ये जो नागा ट्राइब है, यहाँ पर इन्होंने भी अटैक कर दिया। मतलब नाग से याद रखना, 1844 के अंदर नागालैंड के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, और ये कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल ये अटैक चलता रहा, काउंटर अटैक चलता रहा। इसी टाइम पे जो हमारा मणिपुर का एरिया है, ये नागालैंड के बिल्कुल नीचे, ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है इसे हम मणिपुर कहते हैं। मतलब आसपास के एरिया के लोग, मणिपुर में एक ट्राइब रहती थी, मणि से याद रखना, क्योंकि मणि सबको चाहिए होता है, तो कुकी ट्राइब, कुकी ट्राइब के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था 1826 के अंदर, 1844 के अंदर, 1849 के अंदर। मतलब एक बार नहीं, बहुत बार इन्होंने सिर उठाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बहुत सारे ब्रिटिश सिपाही ऑफिसर्स जो है वो मारे गए। इवन जो कुकी के लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, वो कम से कम नहीं तो 7,000 की संख्या में उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर। आखिर में जाकर इतनी देर तक जब लड़ाई चलती रही, तो 1850 के अंदर जाकर ब्रिटिशर्स ने ये जो अटैक्स थे इनको बंद किया, और कुकीज को शांत कराया कि कुकी लोग शांत हो जाओ। 1850 तक की बात है। अब बात करते हैं कि ये जो रिवोल्ट हो रहा था, ये तो हमने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा।
वैसे ही एक रिवोल्ट हो रहा था छोटा नागपुर एरिया के अंदर, और उसमें मैं बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो छोटा नागपुर का एरिया है वो कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया देख पा रहे हैं आप, ये वाला छोटा सा, इसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे। हुआ क्या, 1820 की बात है, अभी नॉर्थ ईस्ट का हमने पढ़ लिया। 1820 में पहली बार छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो लोग थे, अब यहाँ पर छोटा कौन था, कॉल, कॉल भाई साहब छोटे थे, मतलब कॉल ट्राइब यहाँ पर रहती थी। उन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब क्योंकि वो क्यों अटैक किया, क्योंकि आप मुझे खुद बताओ ना, क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनका फायदा किस तरीके से उठा रहे हैं। इसके चलते, क्योंकि रिवोल्ट हो रहा था, जंगलों के जंगल, गांवों के गांव, उन पे आग लगा दी गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, अपने लोगों की मौत हो गई, उन लोगों की, ब्रिटिशर्स की अलग मौत हुई। तो इन्होंने फाइनली 1820 से चालू किया और 1837 में जाकर ये कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर करना पड़ा, मतलब इनको हथियार डालने पड़े कि हम और नहीं लड़ सकते, क्योंकि इतनी भयानक लड़ाई हो गई थी। इसके चलते मैंने आपको बताया था मुंडास रहते थे। अब मुंडास कहाँ रहते थे, जरा सोच के मुझे बताओ। मुंडास मैंने आपको बताया था बिहार के लोग, जैसे लड़कों को मुंडा बोल देते हैं, तो बिहार के अंदर ये जो लड़ाई है, ये छोटा नागपुर से फैलती फैलती आसपास के एरियाज में मुंडास जो थे बिहार के, उन्होंने भी बगावत करनी शुरू कर दी। कब की, 1830 और 31 के आसपास, मतलब यहाँ से जंग शुरू होते होते यहाँ तक फैल गई, फिर ऊपर तक गई। ठीक है, तो ये जो यहाँ के जो लोग थे, मुंडास ने रिवोल्ट किया। उसके बाद जो कॉल ट्राइब थी, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। इमीडिएटली ये जो बगावत है, ये फैलते फैलते, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रांची मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, मनभूम हो गया, यहाँ के एरियाज तक ये जो लड़ाई है ये फैलती फैलती आगे बढ़ती गई। अब ये जो एरियाज हैं जो मैं बोल रही हूँ कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपकी बुक में यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर ये वाले एरियाज। जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, उन्होंने लगभग आप कहिए 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जो मिलिट्री थी वो रिवोल्ट को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी, बगावत को काबू में कर ही नहीं पा रही थी। आखिर में जाकर कितने सारे अटैक्स, ऑपरेशंस करा करा के ये जो पूरी की पूरी रिवोल्ट थी, इसको बंद करने में, इसको ढकने में उनको 1832 एडी में उसको दबाया। तब उन्होंने ये बोला कि यार अभी इसको रोक दो। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग थे, मुंडा लोग, जो कॉल लोग थे, कॉल हो गए ट्राइब्स, या यहाँ के जो मुंडास थे, वो फिर भी बगावत कर रहे थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा तंग आए हुए थे। अब ये जो अभी ये इतना यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। कुछ साल बाद 1846 के आसपास छोटा नागपुर एरिया के लोगों को क्रोध आया। तो याद रखना, क्रोध में, तो क्रोध पीपल जो है उनको दोबारा क्रोध आया, तो इनफैक्ट उनका नाम भी क्रोध है। क्रोध के लोगों ने फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अटैक किया, और उस टाइम पे उन्होंने कैप्टन मैकफेरसन उनके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे पहले मैंने क्या आपको बताया था, मिस्टर वाइट के ऊपर अटैक हुआ था, इस बार उन्होंने कैप्टन मैकफेरसन के ऊपर अटैक कर दिया और उसको बोला कि तू बगावत करते करते तू हार जाएगा, तू सरेंडर कर दे, हाथ डाल दे। तो इस बेवकूफ ने, सच में, मतलब मैं ये कहूंगी बेवकूफ इसलिए क्योंकि इसे पहले नहीं पता था कि रिवोल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वीक पॉइंट था, कुछ ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स जो थे वो कमजोर थे, तो इसने अच्छा किया कि उस टाइम पे हाथ नीचे कर दिए कि यार मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। ये अपने 170 जो ऑफिसर्स थे उनके साथ वहां से निकल गया। इसके चलते, क्योंकि अरे ब्रिटिशर्स को खगाड़ दिया हम लोगों ने, आसपास के बहुत सारे ट्राइबल लोग जो उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया, बगावत को ज्वाइन किया, और ये इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया था, मतलब 1832 से चालू होते होते फिर 1846 तक पहुंचते पहुंचते आप ये कहिए कि ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने पूरा एक साल लगाया। 1846 के आखिर में कहीं जाकर इसको रिवोल्ट को दबाया गया। ये तो भाग निकला, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और आर्मी भेज भेज कर यहाँ पर इन लोगों को दबाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने ये जो चीज जो दबाई, यहाँ पर क्रोध इन लोगों का कैसे शांत किया, हुआ क्या था कि क्रोध ट्राइब जो है, जो ये कम्युनिटी है, इनका एक बंदा देश निकाला दे दिया था। उन्होंने बोला देखो हम तुम्हारे जो लीडर साहब है उनको वापस लेकर आ रहे हैं तुम्हारे पास, अब तुम ये जो रिवोल्ट कर रहे हो, बगावत कर रहे हो, इसको शांत कर दो। तो क्योंकि ट्राइब का जो लीडर है, जो हेड है, उससे उसको वापस कर दिया था, वही एक जरिया था मैनिपुलेट करने का,
इनको ठंडा करने का। तो ब्रिटिशर्स ने क्रोध के लोगों का क्रोध जो है वो ठंडा कैसे किया, उनको उनका लीडर वापस करके, जिसकी वजह से वो थोड़ा शांत हुए ही हुए। उसके बाद आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ये नागपुर का एरिया है। यहाँ पर 1855 के अंदर संथल लोग रहते थे। मैंने ऊपर भी बताया, मुझे पता है आपको संथल लोगों के बारे में बताया, बट यहाँ पर नाग से संथल लोग जो यहाँ पे रहते थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और नहीं तो और कम से कम 10,000 लोगों ने इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और ये 10,000 लोगों के जो लीडर थे वो दो भाई थे। एक का नाम था सिंधु, सी से एस से, सॉरी, एस से संथल, एस से सिंधु नाम याद रखना। और दूसरे भाई का नाम था कानू, सिंधु कानू। ये दोनों भाइयों ने क्या किया, उनको ये पता था कि ब्रिटिशर्स एक दूसरे से एक वार्तालाप कैसे करते हैं, रेलवे के जरिए लोगों को भेजते हैं, पोस्ट कार्ड के जरिए एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि अरे यहाँ पे रिवोल्ट हो गया, यहाँ पे तबाही मच गई। तो इन दोनों भाइयों ने अपना दिमाग लगाया और सबसे पहले यहाँ पर जो रेलवेज हैं, जो यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कौन से एरियाज में ये रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज पे अटैक किया, अगर आपको नाम याद नहीं भी होता तो आप फिर भी सुन लीजिए। एक है भागलपुर और एक है राजमहल के ऊपर। उन्होंने जहाँ पे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोगों के बंगलो थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। अपने तीर कमान के साथ, तीर कमान के ऊपर जहर लगा के अटैक करना शुरू किया, जिसके चलते बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मारे गए और रेलवे के लोग भी मारे गए। जो ब्रिटिश लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते थे, भाइयों को या लोगों को जो 10,000 थे, वो फटाफट जाकर जंगलों में छुप जाते थे और ब्रिटिशर्स को जंगलों का रास्ता पता नहीं होता था। तो 1855 से करते करते ऑलमोस्ट 1856 के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी है, उन्होंने उसको फेस किया। एक एक्शन हुआ उनके अगेंस्ट, और फिर जो रिवोल्ट है, जो लीडर्स है, उनको अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया कि तुम बंद कर रहे हो रिवोल्ट या नहीं बंद कर रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ऑलमोस्ट घुटने टेक चुके थे। उन्होंने क्या किया, लीडर्स उठा लिए, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि इसे बंद करो, खत्म करो। तो ये किस तरीके से बंद हुआ। अब हुआ क्या, यहाँ पर संथल लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है जिसे हम बोलते हैं मुंडा। मुंडा रिवोल्ट अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो मुंडा रिवोल्ट क्या है, जो संथल रिवोल्ट है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई थी, वहां पर एक आदमी, एक बंदे का नाम था मुंडा। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बिहार में भी तो मुंडास हैं। हाँ, वहां पे भी ये ट्राइब है। अब जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज लोग हैं, वो तो ट्राइबल लोगों के एरिया में आ ही रहे थे। साथ ही साथ जो कॉमन इंसान है, आम लोग, भारत के वासी जो है, वो भी ट्राइबल लोगों के एरिया में आ रहे थे, उनसे उनकी जमीनें खींच रहे थे। तो इस टाइम पे जो ट्राइबल लोग हैं, उनको ना केवल अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ रहा था, पर जो बड़े बड़े नॉन ट्राइबल लोग थे, जो जमींदार थे, उनके लिए भी वो कर्मचारी का काम करते थे, लेबरर्स का काम करते थे। तो इसके चलते जो मुंडा रिवोल्ट हुआ, वो मुंडा ट्राइब की लीडरशिप के अंदर, मतलब मुंडा ट्राइब जो है उसमें एक लीडर बना उसका, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। ये नाम जरूर याद रखना। इसकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने बोला, 1899 से लेकर 1900 की बात है, देखिए कितने साल तक ये लड़ाई चलती रही। आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 50 साल तक ये जो लड़ाई है ये चलती रही, और उन्होंने हाथ नहीं डाले, मतलब गिराए नहीं कि यार हम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला एरिया ज्यादातर, खास तौर पे ये वाला एरिया यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर रांची वगैरह है, ठीक है। तो इस एरिया में खास तौर पे बिरसा मुंडा नाम का जो लीडर था वो उभरा, और उसने रिवोल्ट किया कि भाई मैं तो अब गिव अप करूंगा, मैं तो इन लोगों को खदेड़ के बाहर फेंक दूंगा, ऐसे नहीं मैं ये चलने वाला। तो बिरसा मुंडा जो था, खास तौर पे यहाँ पर रांची का जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, रांची का एरिया याद रखना, वहां पर इसने अपनी बगावत करनी शुरू कर दी। यहाँ से उभरता हुआ चीज जो है वो यहाँ तक, ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही था एक साथ, ये पूरा कॉरिडोर था। तो बिरसा मुंडा ने बोला 1899 1900 की ये जो एरिया है, खास तौर पे रांची हो गया, जहां पर हमारी मुंडा ट्राइब रहती है, वहां पर हम रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। और रिवोल्ट का मेन कारण ये था कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को खगाड़ के बाहर फेंक देना है, और जो मुंडा रूल है उसको वहां पे स्थापित करना है। तो बिरसा मुंडा एक बहुत पावरफुल इंसान था। ऐसा बोला जाता है कि उसके पास जो है डिवाइन पावर्स थी। कहने का मतलब ये कि उसके पास भगवान जैसी पावर्स जो है वो कहलाई जाती है, कि मतलब अच्छी शक्तियां थी, और लोग उसको देखते थे कि ये भगवान का ही रूप है। तो इसने, बिरसा मुंडा ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ना केवल अंग्रेजों के खिलाफ, बल्कि
खास तौर पे बिरसा मुंडा ने जो जमींदार थे, जो इन लोगों को तंग कर रहे थे पैसे के लिए कि हमें पैसा दो, जमीने के लिए, जमीनों पे जिन पे तुम काम कर रहे हो दिहाड़ी पे, वो उसके लिए पैसा, उसमें पैसा दो, हमारे लिए काम करो, और जो इनको पैसे देते थे मनी लेंडर्स, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने रिवोल्ट करनी शुरू कर दी मुंडा लोगों ने। इन्होंने बोला अपने जाके किसानों को कि आपको जमींदार लोगों को जो तुमसे पैसे ले रहे हैं उनको पैसे देने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, बिरसा मुंडा ने ज्यादातर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और जमींदारों के अगेंस्ट, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं जमींदारों के अगेंस्ट भी धावा बोल दिया था और अपने किसानों को बोल दिया था कि ये जो जमींदार लोग हैं ये तुमसे पैसा मांगे तो इनको देने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बिरसा मुंडा है, इसका जो रिवोल्ट है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ, शायद मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर एरिया, ये वाला एरिया। ये जो छोटा नागपुर एरिया, यहाँ से रांची के आसपास से ये रिवोल्ट चालू हुआ। जो मुंडा सोसाइटी है वो सारी की सारी एकजुट हो गई, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया। जो अपना रिलीजन प्रमोट करने आते थे, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने आते थे, मिशनरीज, उनके ऊपर अटैक किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया। जो पुलिस कोर्ट है, फाइनली उन्होंने जाकर बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया और रिवोल्ट को दबाया। मतलब उनको लीडर को अरेस्ट करना पड़ा, मुंडास के जो बिरसा मुंडा लीडर थे उसको अरेस्ट करना पड़ा इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया कि ये बिरसा मुंडा कहाँ पर उठा था, मुंडा ट्राइब कहाँ पर थी, कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुआ। अब ये मुंडा रिवोल्ट का रिजल्ट क्या क्या आया, आपकी बुक में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये जो बिरसा मुंडा, इसकी तस्वीर भी दी गई है, इसका रिजल्ट क्या हुआ। पहला ये रिजल्ट हुआ कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स की जो सरकार है, उन्होंने एक कानून पास किया 1908 एडी में, जिसमें ये बोला गया कि ठीक है, तो छोटे वाले किसान हैं उनको हक है उनकी जमीन के ऊपर, उनसे उनकी जमीन कोई नहीं लेगा। जो लोग हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के, वो और ज्यादा जागरूक हो गए कि ये हमारे हक है, ये हमारे हक नहीं छीन सकते, क्योंकि उस टाइम पे बाहर से क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए, मतलब अलग अलग मिशनरीज आ रहे थे कि लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा जागरूक हो गए थे, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी में ना जाकर अपना जो लीडर है, जिसके पास बोला जाता है अद्भुत शक्तियां थी बिरसा मुंडा, उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। बहुत सारी मूवमेंट्स होनी शुरू हो गई, सोशल रिलीजियस मूवमेंट होनी शुरू हो गई, जिसमें ट्राइबल लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक जब वो हो चुके थे, तो उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि हमारे से हमारे हक जो है कोई भी खो नहीं सकता। क्योंकि आप एक बार बगावत करो तो आपको पता चलता है, अरे ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है। अगर आप चुप रहोगे तो कोई भी आपका हक छीन के ले जाएगा। तो एक बार आप बगावत कर देते हो, आपके राइट्स के बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने कानून पास किया कि छोटे किसानों को उनकी जमीन मिलेगी, उनसे कोई नहीं ले सकता उनकी जमीन, ठीक है। अब इस बिरसा मुंडा के रिवोल्ट के अलावा और भी ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, और वो जो रिवोल्ट हो रहे थे वो सोसाइटी उनकी जो खराब हो रही थी उसकी वजह से, और जो उनका रिलीजन चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, धर्म चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए कि हमें ऐसे तुम यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से जब लोग और जागरूक हुए तो लोगों ने बोला, यार ये जो तुम्हारा पैसे कमाने का सिस्टम है, जिसमें तुम जमींदार बिठा देते हो, हमसे ओपियम इंडिगो उगवाते हो, ये हमारे फेवर में नहीं है। तो जो लोग हैं ट्राइबल लोग, वो रेवेन्यू पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की कि तुम गरीब लोग हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स देने पड़ेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे, वो कहते हैं कौन से टैक्स, कौन से पैसे, हम अपनी जमीन पे रह रहे हैं, अपने लैंड पे रह रहे हैं, तुम हमारे एरिया में आए हो, तुम हमसे कैसे टैक्स ले सकते हो। तो ये जो रेवेन्यू मॉडल था, पैसे का मॉडल था, इसके अगेंस्ट, इस पॉलिसीज के अगेंस्ट भी ट्राइबल लोग जो है उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तो ये थी आज की क्लास में, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।